नमस्कार सभी को। श्री गणेश चालीसा के अंदर आज अपना दूसरा भाग, जिसके अंदर अपने आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के सभी सूत्रों के बारे में, सभी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो आपको याद रखना है और आपको पेपर तक संभाल के रखना है अपने साथ में। इन बातों को रटने की आवश्यकता नहीं, जब भी समय मिले इस क्लास को देखिएगा। आप आंख बंद करके सुनेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप देखते हुए सुन रहे हैं तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब भी समय मिले आप इन क्लासेस को जरूर देखें, जो कि गणित चालीसा के नाम से मैं आपके टाइटल देके आपको क्लासेस दे रहा हूं, क्योंकि ये वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है इन क्लासेस के अंदर जो इनको कम समय के अंदर आपके पूरे चैप्टर को आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए इस पे हम बात करते हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला काम आता है या पहला भाग आता है कार्तीय तल। निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल क्या होता है? तो कार्तीय तल के बारे में हम ये कहते हैं कि जब आप एक प्लेन पेज लेते हैं और प्लेन पेज पे दो लाइनें बनाते हैं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा जो कि एक स्लीपिंग लाइन होती है जिसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जो एक खड़ी लाइन होती है जिसको वर्टिकल कहते हैं। जब ये दो लाइनें लंबवत एक दूसरे को काटती है, लंबवत यानी 90 डिग्री के साथ, लंबवत यानी 90 डिग्री के साथ जब दोनों एक दूसरे को काटती है, तो इस प्रकार से आपके प्लेन पेज को चार भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। प्लेन पेज को चार भागों में डिवाइड करने से क्या होता है कि आपका जो वो ग्राफ जो पेज होता है प्लेन, वो चार भागों में डिवाइड हो जाता है, और चार भागों में डिवाइड होने वाले इस तल को कहा जाता है कार्तीय तल। इस कार्तीय तल की क्या विशेषता रहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो आपने क्षैतिज रेखा बनाई होती है उसको हम कार्तीय तल में एक्स अक्षिश बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्षिश और एक्स अक्षिश के मान को हम भुज के नाम से पढ़ते हैं, और वाई अक्षिश यानी वाई अक्ष के मान को हम कोटि पढ़ते हैं। भुज यानी एक्स अक्ष वाला मान, कोटि यानी वाई अक्ष वाला मान अपने पास में। और जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, और उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु कहा जाता है। प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। किससे प्राप्त होता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद करने से प्राप्त होता है। जैसे ही आपने इस लंबवत दो रेखाएं काटते हैं तो आपके जो चार भाग बनते हैं, चारों भागों को अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले राइट साइड में अपने 0 डिग्री से शुरू करते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप जाते हैं तो जो आपका भाग प्राप्त होता है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश बोलते हैं। अब क्योंकि हमें ये जानकारी होना चाहिए कि मूल बिंदु के दाएं तरफ जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, मूल बिंदु से वाई ऊपर जाता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपके पहले भाग के अंदर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गड़बड़ नहीं कर देना है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर, पहले चतुर्थांश के अंदर भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पॉजिटिव होते हैं, जो कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच की बात करते हैं, जिसमें वाई अक्ष पॉजिटिव होता है, लेकिन मूल बिंदु से बाईं ओर आने से एक्स अक्ष कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर माइनस प्लस का सिंबल, और इसका क्रम नहीं बदल सकते आप, अपनी मर्जी से क्रम मत चेंज कर दीजिएगा। पहले माइनस है तो पहले माइनस आएगा। यदि आपको पहले माइनस का मान भुज माइनस दिखाई देता है, कोटि प्लस दिखाई देती है, तो समझ जाएंगे आप सेकंड दूसरे चतुर्थांश के अंदर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक फैला हुआ होता है। इसमें जो भुज होता है वो ऋणात्मक होता है, और कोटि जो होता है वो धनात्मक होता है। एक्स का मान नेगेटिव होता है, वाई का मान पॉजिटिव होता है। 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश होता है। और इस तीसरे चतुर्थांश के अंदर क्या होता है? भुज और कोटि दोनों ही क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। भुज और कोटि दोनों ही क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसी क्रम में आइए फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के भाग को हम फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। और चौथे चतुर्थांश के अंदर भुज का मान धनात्मक, कोटि का मान ऋणात्मक होता है, एक्स अक्ष का मान पॉजिटिव होता है, वाई अक्ष का मान नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से कार्तीय तल आपके सामने रखा जाता है, जिसपे जो बात हुई मैं सामान्य थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर
क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर के दोनों के प्रतिच्छेद करने से, लंबवत काटने से आपका जो प्लेन पेज होता है 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम कार्तीय तल बोलते हैं। कार्तीय तल यानी जो प्रतिच्छेद, दोनों जो रेखाओं के द्वारा जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, लंबवत काटते हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स रेखा बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं अपने पास में, और एक्स अक्ष के मान को भुज और वाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। 4 भाग में आप 0 से 90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिनमें दोनों पॉजिटिव भुज और कोटि, 90 से 180 डिग्री दूसरा क्वाड्रेंट, जिसमें भुज नेगेटिव कोटि पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट भुज और कोटि दोनों ही नेगेटिव होते हैं, 180 से 270 और 270 से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें भुज पॉजिटिव और कोटि नेगेटिव होता है। ये हुआ कार्तीय तल। कार्तीय तल की कुछ और विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो आपको मैंने बड़े अच्छे से सामने प्रस्तुत किया, उस प्रकार से आप देखिएगा कि जब आप वाई अक्ष को पकड़ते हैं, नीला कलर ले रखा है, इस कलर को देखिए आप केवल। जब आप वाई अक्ष को पकड़ते हैं तो वाई, ध्यान से सुनेंगे दो महत्वपूर्ण बातें। वाई अक्ष के दाएं तरफ, अब ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ रहा, वाई अक्ष के दाएं तरफ एक्स का मान सदैव धनात्मक होता है। वाई अक्ष के दाएं ओर एक्स का मान सदैव धनात्मक होता है। वाई अक्ष के बाईं ओर एक्स का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो क्या कहेंगे कि वाई अक्ष के दाईं ओर एक्स का मान पॉजिटिव, वाई अक्ष के बाईं ओर एक्स का मान नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से आप रेड लाइन को पकड़िए, ब्लू को नहीं देखना, रेड को देखिए। रेड कौन सा है? एक्स अक्ष से है अपने पास में। एक्स अक्ष के ऊपर कहीं पे भी अगर आप एक बिंदु लेते हैं उसमें y का मान धनात्मक होता है, और एक्स अक्ष के नीचे अगर y का कोई भी मान लेते हैं तो वो सदैव और सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो एक्स अक्ष के ऊपर y का मान धनात्मक, एक्स अक्ष के नीचे y का मान ऋणात्मक होता है। y अक्ष में दाएं पे x का मान पॉजिटिव है, बाएं और बाईं ओर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। दाएं पॉजिटिव, बाएं नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये आपके पास में प्लस और माइनस की कंडीशन को दाएं और बाएं और ऊपर और नीचे को लेते हुए। कार्तीय तल की एक और विशेषता में आगे बात करते हैं कि आप ग्राफ के पेज पे जब कहीं एक डॉट लगा देते हैं, उस डॉट तक पहुंचने में हमारा ग्राफ हमारी मदद करता है लाइनों के माध्यम से। लाइनें गिन के जब आप वहां तक पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में जब आप उस बिंदु पर खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पर आपने कुछ लाइनें दाएं तरफ से, कुछ लाइनें ऊपर की ओर, यानी कुछ लाइनें आपने एक्स अक्ष पे गिनी है, कुछ लाइनें वाई अक्ष पे गिनी, और गिनने के बाद हम वहां पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कहते हैं कि कार्तीय तल के अंदर एक्स अक्ष और वाई अक्ष की लाइनों को काउंट करते हुए, या वाई अक्ष और एक्स अक्ष की वो लाइनें जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद जिस पॉइंट पे करती है, उसको हम कहते हैं निर्देशांक। उसको हम कहते हैं निर्देशांक। तो क्या होता है निर्देशांक? आप ये कह सकते हैं कि कार्तीय तल में किसी बिंदु का एक एड्रेस होता है, एक पता होता है, जहां तक हम पहुंचते हैं उसको देखते हुए उसको हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक हमेशा बताते समय आप छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं। छोटे ब्रैकेट के अंदर आप निर्देशांक में सबसे पहले भुज यानी एक्स अक्ष का मान रखते हैं, फिर कॉमा लगा के वाई यानी कोटि का मान रखते हैं। आप कभी भी क्रम नहीं बदल सकते, अपनी मर्जी से पहचाने के पहले वाई फिर एक्स, ब्रैकेट छोटा, कॉमा लगा होना चाहिए, पहले एक्स का मान फिर वाई का मान। इस प्रकार से अब आपके सामने क्या होता है कि एक बिंदु दे दिया जाता है। जैसे हमने एक बिंदु लिया 3 5, उसका निर्देशांक है 3 5, जिसमें 3 है भुज, 5 है कोटि। लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ? तो उसके लिए कहा कि हमें एक बिंदु दिया गया, हमने बिंदु को सबसे पहले सीधा लंबवत एक्स एक्स पे लेके आए, और जहां वो काटता है, जहां वो मिलता है, वो हमारा एक्स का मान होता है। तो एक्स का मान हमें प्राप्त हुआ 3, यानी भुज हमारी 3 है। और उस बिंदु को सीधा सीधा आप वाई अक्ष पे जाके जहां मिलते हैं, वहां पर वो जो मान होगा वो वाई का मान होगा, और वाई के मान को आप क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो दिए गए निर्देशांक में भुज का मान 3, कोटि का मान 5। पहले आप एक्स अक्ष की लाइन गिनते हो, फिर बाद में वाई अक्ष की लाइन गिनते हो, और जहां आप पहुंच जाते हैं वो उस बिंदु का क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। चलो ये हुई निर्देशांक की बात। और विशेषता को लेके चलते हैं। क्या निर्देशांक क्या होता है? क्या किसी एक बिंदु का एड्रेस होता है? वो बिंदु कहाँ हो सकता है?
आपसे एक छोटा सा प्रश्न बनाया जा सकता है कि कार्तीय तल के अंदर किसी एक बिंदु के स्थित होने के कुल कितने ऑप्शन हैं, कितने तरीके हैं। तो आप ये सदैव ध्यान रखेंगे कि कार्तीय तल के अंदर किसी एक बिंदु के स्थित होने के कुल 7 ऑप्शन बनते हैं, 7 पॉइंट बनते हैं। कैसे? आपका वो बिंदु अगर यहां पर है तो आप ये कहेंगे कि हमारे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश में है। अगर आपका बिंदु यहां है तो आप ये कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट यानी दूसरे चतुर्थांश में है। आपका बिंदु अगर यहां है तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरे चतुर्थांश में है। आपका बिंदु अगर यहां है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथे चतुर्थांश में है। तो आपका एक बिंदु चारों चतुर्थांश में हो सकते हैं। 4 ऑप्शन ये बने। या वो आपका बिंदु कहां हो सकता है? आपका बिंदु एक्स अक्ष पे हो सकता है, 5वां ऑप्शन बना। आपका वो बिंदु वाई अक्ष पे हो सकता है, 6ठा ऑप्शन बना। या वो बिंदु खुद प्रतिच्छेद बिंदु हो सकता है जो कि मूल बिंदु होगा। तो कुल मिलाकर आपके कितने ऑप्शन बनते हैं? 7। एक छोटा सा प्रश्न कवर करते हैं दोबारा से कि कार्तीय तल में किसी एक बिंदु को स्थित होने के कुल कितने एड्रेस हो सकते हैं, कितने स्थान हो सकते हैं, कितनी जगह उसे स्थापित किया जा सकता है। तो आप कहेंगे उसको 7 जगह रखे जा सकता है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा या चौथा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष या मूल बिंदु। तो कुल मिलाकर कितने ऑप्शन हो गए? 7। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कहां पर स्थित है? उसके निर्देशांक को देखते हुए। क्या हम निर्देशांक को देख के ये पहचान कर पाएंगे कि वो कहां स्थित है? तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि बिल्कुल बताया जा सकता है। आप हमें एक बिंदु का निर्देशांक दीजिए, हम तुरंत बता देंगे कि उन 7 में से सही ऑप्शन उसके लिए क्या है। क्या तरीका रहता है? देखिए, अगर कोई बिंदु क्वाड्रेंट में स्थित है, कोई चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको केवल और केवल सिंबल का ध्यान देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, भुज और कोटि। अगर भुज और कोटि दोनों के मान धनात्मक है, जैसे बिंदु दे रखा है, तो समझ जाइए ये कहां पर स्थित है? पहले क्वाड्रेंट के अंदर स्थित। लेकिन आप जानते हैं दूसरे के अंदर कि माइनस प्लस ऐसा सिंबल दे रखा था, इसका मतलब भुज नेगेटिव, कोटि प्लस में होता है। तो आपको अगर ऐसा निर्देशांक दे दे जिसमें भुज का मान ऋणात्मक, कोटि का मान धनात्मक है, तो समझ जाइए कि कहां पर है आप? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन तीसरे में आप जानते हैं कि दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव का मतलब है कि भुज और कोटि दोनों ही अगर ऋणात्मक है तो आपके कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? तीसरे में होंगे। चौथे में क्या कहते हैं? भुज पॉजिटिव और कोटि जो होगा नेगेटिव। अगर ऐसा हो प्लस माइनस, भुज का मान जो है वो प्लस, कोटि का मान माइनस में, एक्स अक्ष का मान पॉजिटिव, वाई अक्ष का मान नेगेटिव है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? चौथे क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से प्लस माइनस के सिंबल को देखते हुए हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्या ध्यान रखना है? निर्देशांकों के केवल प्लस और माइनस के संबंध पे ही आप बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में है। इसलिए सिंबल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव पॉजिटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव कब होते हैं। ये पहले 4 ऑप्शन खत्म हुए। आइए 5वां ऑप्शन। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो y का मान 0 होता है। अब विलोम शब्द की तरह याद रखें, x अक्ष पे स्थित बिंदु में y का मान 0 होता है। विलोम क्या कहोगे? y का मान अगर 0 है तो वो x अक्ष पे स्थित है। तो क्या x अक्ष पे स्थित होना y का मान 0, और y अक्ष पे स्थित होना x का मान 0। तो जहां x 0 है तो वो y अक्ष पे, और y 0 है तो वो x अक्ष पे। विलोम शब्द की तरह कि आपने जिसका मान 0 दिया हम उसके विलोम अक्ष को उठा लेंगे। आपने x 0 दिया y बोलेंगे, y 0 दिया x अक्ष बोलेंगे। तो 4 और 2 अक्ष पे स्थित होना आपको पता चला। 0 को देखते हुए दोनों में से कोई एक 0 होगा। फिर आ जाते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु में हमेशा आपको अच्छे से तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु में निर्देशांक भुज और कोटि दोनों ही शून्य शून्य होते हैं, 0 0 होते हैं। तो भुज भी 0 और कोटि भी 0 दोनों रहते हैं मूल बिंदु। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थित होने के जो 7 ऑप्शन बनते हैं, तो आप अगर उनके प्लस माइनस के सिंबल देखते हैं तो आपको ये क्वाड्रेंट का पता चल जाता है, चतुर्थांश का पता चल जाता है। एक्स और वाई में से 0 होने का पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे है। और अगर मूल बिंदु पे है तो उसका मान 0 0 होता है। बिंदु के स्थित होना बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में आगे आपको कार्तीय तल के बाद में विभाजन दे रखा है। विभाजन पे हम बात करते हैं।
विभाजन हम 3 प्रकार से करते हैं, मध्य विभाजन, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तीनों विभाजन से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि आप कोई दो बिंदु लेते हैं, उन दो बिंदुओं से बनी रेखा को, जिसमें हम जो दो बिंदु दिए जाते हैं उसको हम ए और बी बिंदु कहते हैं। हमें जो एक लाइन दी गई उनके सिरों के जो दो बिंदु है उसमें एक ए है और एक बी है। और आपको विभाजन बिंदु में ये लापरवाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि विभाजन बिंदु में पहले बिंदु के निर्देशांक को आप x1 y1 पढ़ते हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक को आप क्या पढ़ते हैं? x1 y1 पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से जो दूसरा जो बिंदु होता है लास्ट चेहरे वाला, उसके निर्देशांक x2 y2 पढ़ते हैं। तो दोबारा से ध्यान रखेंगे, क्या कहा आपने कि अगर आपके पास में पहला बिंदु है, उसमें पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1 कहते हैं और दूसरे बिंदु को x2 y2 कहते हैं, जिससे एक लाइन प्राप्त होती है। और विभाजन बिंदु को आप किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। और P का निर्देशांक क्या होता है? xy होता है। तो ये गलती कभी नहीं करोगे और इनको जगह कभी नहीं बदलोगे। x1 y1 पहला बिंदु, x2 y2 दूसरा बिंदु, xy विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु आपके रेखा को जिस अनुपात में विभाजित करता है उस अनुपात को हम m अनुपात n पढ़ेंगे। उस अनुपात को हम क्या पढ़ेंगे? m अनुपात n पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है फॉर्मूले की। अंतः विभाजन करने का फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखना है मैं बताता हूं आपको सारे फॉर्मूले रटने के बजाय केवल ये एक फॉर्मूला ही पकड़ना है, इस एक को याद रखना है। विभाजन बिंदु के द्वारा अंतः विभाजन जब हो रहा हो तो उसमें x का मान कैसे प्राप्त करना है, केवल इतना फॉर्मूला याद रखना है। उसका तरीका क्या है? अनुपात के नजदीक जो ए बिंदु है वो अपने नजदीक वाले बिंदु से गुणा करने के बजाय अपने दूर वाले बिंदु से गुणा करता है। तो m से दूर जो है वो b बिंदु है और b में x का निर्देशांक क्या है? x2। तो आप कहते हैं mx2। इसी प्रकार से n अपने नजदीक वाले से गुणा ना करके अपने दूर वाले से करता है और दूर वाला बिंदु है a जिसका निर्देशांक x1। तो क्या पढ़ते हैं? mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। क्या प्राप्त होता है? विभाजन बिंदु का x का मान प्राप्त होता है। विभाजन बिंदु का x का मान प्राप्त होता है। मैं बोलना चाहूंगा कैसे? mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। अगर आपको ये याद हो गया तो y का मान बताने के लिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ x की जगह y रख देना है, सिर्फ x की जगह y। तो आप क्या पढ़ोगे? my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। इससे क्या प्राप्त होता है? विभाजन बिंदु का y प्राप्त होता है। अगर आपने x की जगह y लिख दिया तो उस विभाजन बिंदु के y के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो रटना तो केवल एक था, लेकिन अगर इन्हीं दोनों में निर्देशांकों में अगर आप अपना सिंबल बदल दें, सिंबल मतलब ऊपर नीचे प्लस लगा है, अगर आप इस प्लस को माइनस में बदल दें, तब वही बातें हैं, केवल प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर देते हैं तो आपका बाह्य विभाजन प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से बाह्य विभाजित कौन कर रहा है? P कर रहा है। हमारे एक रेखा कौन सी थी? AB थी। A के निर्देशांक x1 y1, B के x2 y2, विभाजन बिंदु के xy अनुपात m अनुपात n। अगर बाह्य विभाजन करता है तो आपको ध्यान रखना है कि केवल प्लस की जगह माइनस लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? mx2 माइनस x1 nx1 बटे में m माइनस n, या क्या पढ़ा जाएगा my2 माइनस ny1 बटे में m माइनस n। तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? आपको बाह्य बिंदु विभाजन के निर्देशांक का जो प्राप्त करने का, P विभाजन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने का सूत्र प्राप्त होता है। तो तरीका क्या रहेगा कि x वाला पहले वाला एक याद कर लो, x की जगह y रखोगे तो दूसरा निर्देशांक प्राप्त हो जाता है। अगर दोनों में ऊपर नीचे प्लस लगा तो अंतः विभाजन, और अगर माइनस लगा दिया तो बाह्य विभाजन हो जाता है। उसके बाद में बताता है अंतः विभाजन, मध्य विभाजन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मध्य विभाजन का अनुपात क्या बनता है? 1:1 बनता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मध्य विभाजन निकालना है तो भुज और कोटियों का औसत ज्ञात करना होता है। दिए गए बिंदुओं के भुज और कोटियों का औसत प्राप्त करना होता है। और औसत कैसे प्राप्त करते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो बिंदु कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। 2 में पहला ए और दूसरा बी। ए का x1 बी का x2, ए का y1 बी का y2। तो आप सीधा सीधा क्या कहते हैं? x1 प्लस x2 बटे में 2 करते हैं तो x प्राप्त हो जाता है।
y1 प्लस y2 बटे में 2 करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, y प्राप्त हो जाता है। तो आपके मध्य विभाजन बिंदु के आपको निर्देशांक प्राप्त करते समय आपको फॉर्मूले के बजाय याद रखना चाहिए, भुजों का योग में 2 का भाग दे दो, कोटियों के योग में 2 का भाग दे दो, औसत प्राप्त करते हैं। x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो तीनों प्रकार के विभाजन आपके सामने हो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दूरी सूत्र की बात करते हैं। तो दूरी पे आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि दूरी सूत्र बताने के लिए आप या तो फॉर्मूला रट लो, पर मैं ये कहता हूं फॉर्मूला रटने के बजाय जब आपको कोई दो बिंदु दिए जाते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक भी उपलब्ध करवाए जाते हैं आपको, x1 y1 x2 y2 होता है। तो आप पहला तरीका तो ये रखो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त करने के लिए दोनों के भुज के अंतर का वर्ग प्लस दोनों के कोटि के अंतर का वर्ग का रूट कर देते हैं तो हमें दूरी प्राप्त हो जाती है। दोनों के भुज का अंतर x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 रखो, दोनों कोटियों का अंतर y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1 लिखो, और हमें क्या करना है, उनका वर्ग करके जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है, वर्ग मूल कर देना है। तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको दूरी प्राप्त होती है दो बिंदुओं के बीच। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब उस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई आपका बिंदु किसी अक्ष पे स्थित है, अगर कोई बिंदु किसी अक्ष पे स्थित है और उसकी आपसे दूरी पूछी जाती है, उसकी आपसे दूरी पूछ ली जाती है, तो आपको एक भाग जीरो होगा, भले वो किसी भी अक्ष पे हो, एक भाग जीरो होगा, और जो दूसरा आपका मान बचता है एक्स अक्ष पे जीरो के अलावा एक्स का मान होगा, वाई अक्ष पे जीरो के अलावा वाई का मान होगा। तो आपको किसी ऐसे दो बिंदु दे दिया जाता है, ऐसा बिंदु दे दिया जाता है जो किसी अक्ष पे स्थित और मूल बिंदु से दूरी पूछ ली जाती है। तो ये ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पे एक्स का मान ही दूरी होती है और वाई अक्ष पे वाई का मान ही दूरी होती है। और ये ध्यान रखना है कि दूरी सदैव और सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहीं ऐसा दे दिया गया 0 - 5 और आपसे पूछ लिया गया कि इसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो आप कभी -5 नहीं पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ेंगे +5। तो दूरी कितनी हुई, 5 इकाई। इसी प्रकार से अगर आपको दूरी किसी एक ऐसे बिंदु की प्राप्त करना है जो मूल बिंदु से दूरी रखता है, मूल बिंदु से अगर दूरी रखता है और ऐसे किसी बिंदु की दूरी आपको प्राप्त करना होता है, तो आपको ध्यान रखना है सूत्र लगाने के बजाय सीधा सीधा उस मूल बिंदु के अलावा दिए गए दूसरे बिंदु के भुज का स्क्वायर और कोटि का स्क्वायर जोड़ करके क्या कर देना होता है, रूट कर देना है, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाती है, दूरी प्राप्त हो जाती है। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे। और तीसरी जो बात है वो क्या है, अपने पास में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए, इस दूरी पे आपसे काफी कुछ पूछा जा सकता है और दूरी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी रखना है। यहां से मैंने 6 और प्रश्न बनाए हैं आपके लिए जो कि बहुत शानदार हैं। आपके स्टेटमेंट में आने वाले प्रश्न है जो आपको परेशान कर सकते हैं। क्या है उसके बारे में बात, थोड़ा लाइट कलर है ना भी दिखाई दे कोई बात नहीं, सुनते रहिएगा मेरी बात। ये निर्देशांक है 6 4, ये निर्देशांक है 3 5। आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। यदि किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो y का मान दूरी होता है, और अगर किसी बिंदु में y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो x का मान ही दूरी होती है। मतलब आप विलोम शब्द की तरह याद रखो, x का मान y से दूरी रखता है और y का मान x से दूरी रखता है। एग्जाम्पल 6 4 निर्देशांक है, आपने पूछा कि x अक्ष से कितना है, तो आपको y का मान बोलना है। x अक्ष से कितना दूर है, तो आप कहेंगे 4 इकाई दूर है। y अक्ष से तो मतलब x का मान बोलना है। y अक्ष से कितनी दूरी है, तो आप बोलेंगे 6 इकाई दूरी। तो क्या पढ़ा कि किसी बिंदु को अगर अक्षों से दूरी बताना है, x अक्ष से दूरी बताना है तो y का मान बोल दो, y अक्ष से दूरी बताना है तो x का मान बोल दो। 3 5 निर्देशांक x से कितनी दूरी रखता है, तो आप y का मान पढ़ोगे 5। y से कितनी दूरी रखता है, आप x का मान पढ़ेंगे कितना, 3।
तो ये ध्यान रखेंगे विलोम शब्द की तरह। x से दूरी पूछी y का मान बोल दो, y से दूरी पूछी x का मान बोल दो। आइए विलोम शब्द की तरह एक और ध्यान रखें। यदि आपको सिर्फ x का मान उपलब्ध करवा दिया जाता है, x बराबर 2, x बराबर -3, अगर आपको किसी x की एक समीकरण दे दी जाती है या सिर्फ x का मान दे दिया जाता है, तो वो जो लाइन बनेगी वो सदैव और सदैव y अक्ष के समांतर होगी। अगर सिर्फ x का मान दिया गया है तो आपकी वो लाइन जो बनेगी वो y अक्ष के समांतर होगा। और अगर y बराबर में कुछ वैल्यू देके आपको इक्वेशन देके बिंदु बनाना कह रहा है, तो y के बराबर में अगर कोई बात होगी, y का कोई मान होगा, वो x अक्ष के समांतर होगा। क्या याद रखेंगे कि x का मान y के समांतर रेखा बनाता है, y का मान x के समांतर रेखा बनाता है। ये भी तो विलोम हो गया। y वाला मान x के समांतर, x वाला मान y के समांतर रेखा बनाता है। 4 प्रश्न हो गए। चलिए 2 और विलोम वाले प्रश्न करते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक बिंदुओं में x के मान बराबर हो तो वो जो लाइन बनेगी वो y के समांतर आएंगे। यदि किन्हीं बिंदुओं के 2 या 2 से ज्यादा बिंदुओं के y के मान बराबर हो तो वो जो लाइन आएगी वो x के समांतर आएगी। फिर से वही बात हो रही है, x के मान बराबर है तो लाइन y के समांतर आएगी, y के मान बराबर है तो लाइन x के समांतर आएगी। जैसे x का मान 1 1 1 1 1 है, x के मान बराबर है तो इन बिंदुओं से जो लाइन बनी वो y के समांतर। y का मान 2 2 2 2, y का मान बराबर है तो वो लाइन x के समांतर होगा। तो क्या बताया, x से दूरी y का मान, y से दूरी x का मान, x का मान y के समांतर, y का मान x के समांतर, x के समान मान y के समांतर, y के समान मान x के समांतर। तो मैं इन 6 प्रश्नों में कहना चाहूंगा कि कुछ भी बोल दे, आपको बस ये याद रखना है कि मुझे विलोम बोलना है। उसने x कहा है आप y बोल दो, वो y कहता है आप x बोल दो। 6 प्रश्न शानदार तैयार हो जाते हैं। आइए उसके बाद में आता है सरेखीय। अपने पास में 3 बिंदु अगर एक लाइन पर स्थित हो तो उसको हम सरेखीय कहते हैं। और तीनों बिंदु यदि अलग अलग जगह स्थित हो, एक लाइन पे स्थित ना हो, तो उन्हें असरेखीय कहते हैं। सरेखीय प्राप्त करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में एक फॉर्मूला दिया गया, एक सूत्र दिया गया है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी लाइन का क्षेत्रफल हो नहीं सकता, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो वो सरेखीय होता है। उसको याद कैसे रखना है उसके लिए आप ध्यान रखें। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर x के मान रखने होते हैं, ब्रैकेट के बाहर x के मान रखने होते हैं और ब्रैकेट के अंदर सदैव y के मान रखने होते हैं। y के मान हमेशा एक दूसरे से घटेंगे और x वाले मान से पहले सदैव क्या लगाना है, प्लस लगाना है और बराबर में 0 आएगा। अब आप इन्हें गिनती के नंबर की तरह याद रख सकते हो, जैसे 123 याद रखो पहले नंबर पे, फिर 231 याद रखो और फिर यहाँ पर रख सकते हो 312। तो ये याद रख सकते हो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये क्रम 123 231 312। कैसे फॉर्मूला बनेगा, इन सभी के साथ में देखो, पहले को आप अगर आप पकड़ते हैं तो इसके साथ में x लगा दो, x1 हो गया, फिर ब्रैकेट लगा दो, यहां पर y लगा दो और यहां y लगा दो, ब्रैकेट में y लगाना है माइनस कर देना है। तो आपने क्या कहा, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट आया y3 माइनस y1, फिर प्लस आया प्लस x3 ब्रैकेट लगाया y1 माइनस y2 और इन तीनों का जोड़ किया, रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। तो सरेखीय का सूत्र याद रखना है, आपको लिखना आना चाहिए, काफी जरूरत पड़ेगी आपको इसको। इस फॉर्मूले को लिखना आसान है, तरीका बड़ा आसान है, इतना देखना वाला देखने में अजीब लगे पर मुश्किल है नहीं। दोबारा पढ़ेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0। सरेखीय का सूत्र प्राप्त होता है। उसके बाद में आपको निर्देशांक चाहिए केंद्रक के। त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं, केंद्रक होता है, लंब केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है और अंतः केंद्र होता है, जो कि ज्यामिति में पढ़ेंगे। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र केंद्रक पढ़ेंगे। केंद्रक कैसे प्राप्त किया जाता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के भुजाओं के योग में 3 का भाग देंगे, तीनों शीर्षों के कोटियों के योग में 3 का भाग देंगे तो आपको केंद्रक प्राप्त होता है। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, तो x का मान प्राप्त हुआ, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, तो आपको y का मान प्राप्त हुआ। क्रम से आप बिंदुओं के प्रत्येक मान को, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, तीसरे बिंदु को x3 y3, दूसरे को x2 y2,
तो क्या कहा, तीनों के भुज का जोड़ में 3 का भाग, तीनों के कोटियों में जोड़ में 3 का भाग करोगे तो आपको केंद्रक प्राप्त होता है। बात हुई केंद्रक को लेते हुए। उसके बाद में समय अभाव के कारण मैं डायग्राम नहीं बना पाया इन सबका, पर स्टेटमेंट में अच्छे से समझा दूंगा। अब क्या होगा कि आपके पास में जब 3 बिंदु होते हैं, ग्राफ के अंदर 3 बिंदु दिए जाते हैं और आप बिना डायग्राम बनाए आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप कहोगे कि जी वो तीनों बिंदु या तो सरेख होंगे, तो फॉर्मूला आपके पास में, या सरेख नहीं होंगे, तो अगर जीरो नहीं आए तो असरेखीय हो गया। ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर वो त्रिभुज बनते हुए दिखाई दिए तो त्रिभुज कौन सा है? अगर आपसे 3 बिंदुओं के निर्देशांक देके ये पूछ लिया जाता है कि दिए गए तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है वो किस प्रकार का है, किस प्रकृति का है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषम या समकोण। तो कैसे पता चलता है? अगर आपने त्रिभुज लिया तो आपको तीनों दूरियां प्राप्त करनी पड़ेगी शीर्षों में ए बी, बी सी और सी ए। यानी किसी 3 बिंदुओं के निर्देशांक देके अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वो त्रिभुज है या नहीं, तो आपको उस प्रश्न में 3 बार दूरी फॉर्मूला लगाना होगा। एक बार ए बी, एक बार बी सी और फिर सी ए। तीनों दूरियां प्राप्त करने के बाद में यदि तीनों दूरियों की लंबाई बराबर है तो वो आपका समबाहु त्रिभुज होगा। यदि तीनों दूरियों में कोई 2 दूरी बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि तीनों त्रिभुजों में तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं में तीनों भुजाएं ही अलग अलग है तो वो क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे त्रिभुज की बात की जा रही है, समकोण है, तो कैसे पता चलेगा कि आपके प्राप्त तीनों दूरियों में से किन्हीं 2 दूरी का जोड़ किसी तीसरी दूरी के बराबर होता है? क्लास में भी मैंने बताया और अब भी बता रहा हूं कि अगर समकोण पे आधारित आप काम कर रहे हो तो रूट आपका फॉर्मूले में लगता है। रूट के बाद की वैल्यू कभी भी प्राप्त मत करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए आसान हो जाता है। मान लीजिए आपने कहा कि एक की दूरी आई है √8, दूसरे की दूरी आई है √12 और तीसरे की दूरी आई है √4। तो आपको 3 दूरियां प्राप्त होगी। अब तीनों दूरियां अलग अलग है, अलग अलग है तो वो विषमबाहु तो हो सकता है, लेकिन वो समकोण है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? तो मैंने अभी क्या बताया, ध्यान रखना है। रूट को हल किए बिना, अब आप यहां 2 नहीं लिखोगे, रूट को हल किए बिना अगर रूट के अंदर आने वाली वैल्यू का किन्हीं 2 का जोड़ किसी तीसरे के बराबर में है, किन्हीं 2 का जोड़ किसी तीसरे के बराबर में है, तो वो क्या कहलाता है? आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे 8 और 4 कितना हो गया? √12, तो वो कौन सा हुआ? समकोण त्रिभुज। तो 3 बार दूरी सूत्र लगाएंगे, तीनों दूरी प्राप्त करोगे, तभी आप बता पाएंगे कि वो कौन सा और क्या है। आइए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज को लेते हुए। चतुर्भुज के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। ये आपका वर्ग होता है, ये आपका आयत होता है, ये आपका समचतुर्भुज होता है, ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है। ज्यामिति में पढ़ा है, क्षेत्रमिति में पढ़ा है, फिर भी रिपीट करना चाहूंगा। वर्ग, आयत और समचतुर्भुज और समांतर, अगर आपके साथ ये सबसे बड़ा प्रश्न बन जाएगा आपके चैप्टर के अंदर, आपके पेपर के अंदर, जब आपको 4 बिंदु देते हुए आपसे ये पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि वो त्रिभुज कैसा है, चतुर्भुज कैसा है, किस प्रकृति का है, तो आपको काम करना है। सबसे पहले आपको चारों दूरियां प्राप्त करनी होगी। चारों दूरियां कौन सी? ए बी, आपको चारों दूरियां, जैसे शीर्षों के नाम है ए बी सी डी, तो आपको पहले ए बी भी प्राप्त करना है, बी सी भी प्राप्त करना है, सी डी भी प्राप्त करना है और ए सी भी प्राप्त करना है। ए डी, सॉरी, ए डी। तो आपको चारों दूरी प्राप्त करनी होगी। चारों दूरी प्राप्त करने के बाद में यदि चारों दूरियां एक दूसरे के बराबर में हैं, तो आपके 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, या तो वो वर्ग होगा या वो समचतुर्भुज होगा। चारों दूरियां बराबर हुई तो या तो वो वर्ग होगा या वो समचतुर्भुज होगा। लेकिन अब आगे कंफर्म करने के लिए आपको विकर्ण प्राप्त करने होंगे। अगर आपके विकर्ण की लंबाई भी एक दूसरे के बराबर में हुई, अगर विकर्णों की लंबाई भी एक दूसरे के बराबर में हुई या बराबर नहीं होगी, अगर बराबर हुई, तो वो आपका बन जाएगा क्या? अगर वो बराबर हुई तो क्या बन जाएगा? वर्ग बनेगा, और नहीं बराबर हुई तो समचतुर्भुज बनेगा।
तो यहाँ से मैं कुछ 2 लाइनें बोलने जा रहा हूँ, ध्यान रखिए कि किसी 4 बिंदुओं को देख के जब आपसे चतुर्भुज की पहचान पूछी जाती है तो आप दूरी सूत्र कुल 6 बार लगाएंगे। 6 बार लगाने के लिए सबसे पहले चारों दूरियां प्राप्त करेंगे। चारों दूरियां अगर बराबर में है तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, वर्ग या समचतुर्भुज। अगर 4 में से आमने सामने की दूरियां बराबर है, दो दूरियां दो 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 के जोड़े में है, बराबर है, तो आपका ऑप्शन आएगा आयत या समांतर चतुर्भुज। लेकिन उसके बाद में आपको दोनों विकर्ण और प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर है तो वो आपका वर्ग बनेगा, अगर चारों भुजाएं समान थी। और अगर आपके चारों भुजाएं समान ना होकर आमने सामने की भुजा समान माप की और दोनों विकर्ण बराबर है तो वो क्या बनेगा, आयत बनेगा। लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज। अगर आपके चारों भुजाएं बराबर है लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज। ये बात मैंने यहां लिख दी। अब कैसे याद रखना है, ध्यान रखें। जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उनके विकर्णों की लंबाई सदैव बराबर होती है। तो 90 डिग्री का कोण या तो वर्ग में होता है या आयत में होता है, तो इसका मतलब इन दोनों के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। तो सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई बराबर है नहीं होती, पहली बात हुई। भुजाओं में चारों भुजाएं बराबर वर्ग में भी होती है और सम चतुर्भुज में भी होती है। आमने सामने की भुजा आयत में भी होती है और समांतर चतुर्भुज में भी होता है। तो ये 4 बातें आप याद रखेंगे। तो पहले में आपने कहा चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हो तो वो वर्ग होगा। चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर ना हो तो वह समचतुर्भुज होगा। आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर ना हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अगर दोनों आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, आयत होगा। ये इस प्रकार से आपके वो सारी मैंने बातें बताई हैं जिनको आपको याददाश्त में रखना है, आपको प्रैक्टिस में रखना है। इनके साथ ही आप अपने चैप्टर के प्रश्नों को करना शुरू करेंगे या उनको एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं। इनके बिना निर्देशांक ज्यामिति का सिंगल पर्सन भी आपके लिए करना संभव है नहीं। तो आपको बिल्कुल अंदाजा रहा होगा कि फिर ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को बार बार देखिए, रटिए मत, क्योंकि रटने से कुछ चीजें पेपर के दौरान हम शायद भूल जाएं। लेकिन जब बार बार आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे तो ये बातें इतनी जबरदस्त तरीके से आपको याद रह जाएगी कि आप पेपर में चाहते हुए भी भूल नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं रोकूंगा। आपका निर्देशांक ज्यामिति मैंने पूरा करवाया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मुझे जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और इस प्रकार की सीरीज जो अपने गणित चालीसा चल रही है क्या आपको पसंद आ रही है। और अगर आ रही है तो आप कमेंट के बिना वीडियो को बंद नहीं करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। कमेंट में मुझे ये जरूर बताएंगे कि क्या इस प्रकार से हमें आगे के पूरे अपने सिलेबस के सभी टॉपिक को कवर करना चाहिए, क्योंकि आपकी कमेंट के माध्यम से ही मुझे ये पता चलेगा कि मुझे वो काम करना है कि नहीं करना। यदि आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम रहा, आपके कमेंट की संख्या कम दिखाई दी, तो फिर मैं ये अपनी ये कहूंगा कि गणित चालीसा की लास्ट क्लास है। और यदि आप कहते हैं कि इसे हम कंटिन्यू करें, सभी सब्जेक्ट टॉपिक को कवर करें और पेपर से पहले पहले जो जो जैसे मेरा प्रयास ये रहेगा, अगर आप साथ चलते हैं और अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो जो टेस्ट मेरे शेड्यूल बना हुआ है उस टेस्ट से पहले इस चालीसा की क्लास आती रहेगी, ताकि फॉर्मूले भी आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में भी आसानी रहे। अगर कुछ भूले होगे तो आपको मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख रहे थे, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया एक बार और से। तो लाइक करेंगे और लाइक करने के साथ साथ मुझे जरूर बताएंगे कि क्या मुझे आगे की क्लासेस लेना है और आपको कैसे लगा। ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करने की शर्त मानेंगे आप जरूर। इसी के साथ मिलते हैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, किस प्रकार के कमेंट और किस प्रकार से मेरा रिप्लाई। इतना ही, धन्यवाद।